भारत की अमर विरासत। भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है। यह प्राचीन सभ्यताओं और समृद्ध विरासत का देश है। बर्फीले हिमालय से लेकर उष्णकटिबंधीय तटों तक भारत मानव प्रयासों का पालना रहा है। इसकी कहानी दृढ़ता, नवाचार और सांस्कृतिक प्रतिभा का प्रमाण है। यह निबंध युगों से गुजरता है, भारत के अतीत के प्रमुख चरणों की खोज करता है, इसके प्रागैतिहासिक शुरुआत से लेकर 24 में इसके वर्तमान वास्तविकता तक। भारत की ऐतिहासिक यात्रा उल्लेखनीय है। इसने साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा। इसने धर्मों और दर्शनों का जन्म देखा जिन्होंने दुनिया को आकार दिया। व्यापार, विजय और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से भारत ने वैश्विक मंच पर एक निर्विवाद छाप छोड़ी। यह अन्वेषण भारत को परिभाषित करने वाली प्रमुख अवधियों में तल्लीन है। हम प्रागैतिहासिक बस्तियों और रहस्यमय सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू करते हैं, फिर हम वैदिक काल साम्राज्यों के उदय और इस्लाम के आगमन से गुजरते हैं। निबंध आगे ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रभाव और स्वतंत्रता के संघर्ष की जांच करता है। अंत में हम आधुनिक भारत पर आते हैं, एक ऐसा राष्ट्र जो अपने अतीत से जूझ रहा है और एक उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास कर रहा है। सभ्यता की शुरुआत, सिंधु घाटी और वैदिक काल। प्रागैतिहासिक काल में भी भारतीय उपमहाद्वीप जीवन से भरपूर था। सबूत बताते हैं कि हजारों साल पहले इंसानी बस्तियां थीं। लगभग 7000 ईसा पूर्व में एक बड़ा बदलाव आया। नवपाषाण क्रांति एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। लोग शिकार और भोजन इकट्ठा करने से खेती और बसावट की ओर बढ़े। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व में उभरी। यह सिंधु नदी घाटी में फली फूली, जिसमें आज के भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्से शामिल हैं। यह सभ्यता शहरी नियोजन और सामाजिक संगठन का एक अद्भुत उदाहरण थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में प्रभावशाली बुनियादी ढांचा था। उनके पास सुनियोजित सड़कें, बेहतरीन जल निकासी व्यवस्था और बड़े सार्वजनिक स्नानागार थे। सिंधु के लोग कुशल कारीगर और व्यापारी थे। वे मेसोपोटामिया और अन्य प्राचीन सभ्यताओं के साथ व्यापार करते थे। दिलचस्प लिपि वाली मुहरें, मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां सहित उनकी कलाकृतियां उनकी संस्कृति की झलक देती हैं। हालांकि सिंधु लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, जिससे उनके विश्वासों और सामाजिक संरचना के बारे में कई सवाल अनुत्तरित हैं। लगभग 1700 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। विद्वान इसके सही कारणों पर बहस करते हैं। माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन, नदी के मार्ग में बदलाव और संभावित आक्रमण जैसे कारकों ने उनके पतन में योगदान दिया। सिंधु शहरों के पतन के बाद एक नया अध्याय सामने आया। वेद नामक पवित्र ग्रंथों के नाम पर वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। इस युग में भारत आर्यों का आगमन हुआ। ये चरवाहे मध्य एशिया से अपनी भाषा, विश्वास और सामाजिक व्यवस्था लेकर आए। भजन, अनुष्ठान और दार्शनिक विचारों का संग्रह वेद हिंदू धर्म का आधार बना। इसी काल में वर्ण व्यवस्था, एक पदानुक्रमित सामाजिक संरचना ने भी आकार लेना शुरू किया। वैदिक लोगों ने कई सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं की नींव रखी जो आज भी भारत को प्रभावित करती है। साम्राज्य और ज्ञानोदय मौर्य से लेकर शास्त्रीय काल तक। वैदिक काल से साम्राज्यों के उदय तक का परिवर्तन एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। महाजनपद, 16 शक्तिशाली राज्य उत्तर भारत में उभरे। ये राज्य व्यापार, कूटनीति और युद्ध में लगे हुए थे। उनमें से मगध का राज्य प्रमुखता से उभरा। इस युग में एक आध्यात्मिक जागृति भी देखी गई। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध और महावीर, जैन धर्म के संस्थापक, ने मौजूदा सामाजिक और धार्मिक मानदंडों को चुनौती दी। उन्होंने अहिंसा, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक मुक्ति के मार्गों का प्रचार किया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने व्यापक लोकप्रियता हासिल की। वैदिक अनुष्ठानों और जाति व्यवस्था के विकल्प प्रदान किए। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की सेनाएं उत्तर पश्चिम भारत पहुंची। हालांकि उनका आक्रमण संक्षिप्त था, लेकिन इसका एक स्थायी प्रभाव पड़ा। व्यापार मार्ग खुल गए और भारत हेलेनिस्टिक प्रभावों के संपर्क में आ गया। सिकंदर के पीछे हटने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक दूरदर्शी नेता ने अपने चतुर सलाहकार चाणक्य के मार्गदर्शन से 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य ने पहली बार अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप को एकीकृत किया। चंद्रगुप्त के पोते अशोक महान 268 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठे। कलिंग युद्ध की भयावहता को देखने के बाद अशोक में गहरा परिवर्तन आया। उन्होंने हिंसा का त्याग किया और बौद्ध धर्म अपना लिया। उनका शासनकाल शांति, समृद्धि और बौद्ध शिक्षाओं के दूर दूर तक प्रसार का काल था। मौर्य साम्राज्य ने एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की। उन्होंने व्यापार, कृषि और सार्वजनिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने यात्रियों के लिए सड़कें, सिंचाई नहरें और विश्राम गृह बनवाए। साम्राज्य भर में स्तंभों और चट्टानों पर खुदे हुए अशोक के शिलालेखों ने नैतिक आचरण, धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा दिया। मौर्यों के डिक्लाइनतन के बाद भारत क्षेत्रीय राज्यों और सांस्कृतिक उत्कर्ष के एक नए युग में प्रवेश कर गया। 320 ईस्वी में स्थापित गुप्त साम्राज्य को अक्सर भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। इस अवधि के दौरान कला, साहित्य, विज्ञान और गणित का विकास हुआ। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने त्रिकोणमिति में महत्वपूर्ण योगदान दिया और पाई के मान की गणना की। कवि कालिदास की रचनाएं जैसे शकुंतला नाटक संस्कृत साहित्य की उत्कृष्ट कृतियां मानी जाती हैं। मध्यकालीन भारत, राजपूत आक्रमण और दिल्ली सल्तनत। गुप्तों के पतन के बाद नई शक्तियां उभरी। अपनी वीरता और शौर्य के लिए जाने जाने वाले राजपूत राज्यों का उत्तर और मध्य भारत में उदय हुआ।
एक योद्धा वर्ग राजपूतों ने बाहरी खतरों से अपने क्षेत्रों की जमकर रक्षा की। इस काल में मध्य एशिया से आक्रमणों की एक लहर देखी गई। 8वीं शताब्दी ईस्वी में अरब व्यापारियों ने भारत के पश्चिमी तट पर इस्लाम लाया। हालांकि ये 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के आक्रमण थे जिन्होंने महत्वपूर्ण इस्लामी प्रभाव की शुरुआत को चिह्नित किया। गजनवी एक तुर्की शासक ने भारत में कई बार आक्रमण किया, मंदिरों को लूटा और धन इकट्ठा किया। जबकि उसकी घुसपैठ मुख्य रूप से लूट के लिए थी, उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। 1206 ईस्वी में तुर्की मूल के एक गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। इसने भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। दिल्ली सल्तनत कई राजवंशों द्वारा शासित ने उत्तर भारत के बड़े हिस्से को इस्लामी शासन के अधीन कर लिया। इस काल में संस्कृतियों का मेल हुआ। सल्तनत काल में शानदार मस्जिदों, मकबरों और महलों का निर्माण हुआ। दिल्ली में एक विशाल मीनार, कुतुब मीनार, इस युग की स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है। सूफी संत जो अपनी रहस्यमयी शिक्षाओं और प्रेम और भक्ति पर जोर देने के लिए जाने जाते हैं, ने भारत में इस्लाम के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच बातचीत के कारण नई धार्मिक प्रथाओं, भाषाओं और कला रूपों का उदय हुआ। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरा। 14वीं शताब्दी में स्थापित विजयनगर हिंदू संस्कृति और विस्तारित दिल्ली सल्तनत के खिलाफ प्रतिरोध का गढ़ बन गया। यह साम्राज्य 2 शताब्दियों से अधिक समय तक फैला हुआ, जो अपनी शानदार राजधानी, प्रभावशाली सिंचाई प्रणालियों और जीवंत साहित्यिक और कलात्मक परंपराओं के लिए जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत अपनी शक्ति के बावजूद आंतरिक संघर्षों और बाहरी खतरों का सामना करना पड़ा। 15वीं शताब्दी के अंत तक यह काफी कमजोर हो गया था, जिससे एक नई शक्ति के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसने भारत की नियति को फिर से आकार दिया, मुगल। जरा सोचो, एक ऐसी धरती जहां कई राज्यों का उदय और पतन हुआ, हर एक ने अपनी ग्रैंडियर और कभी कभी बर्बादी की निशानी छोड़ी। ये कहानी सदियों से चली आ रही है। ये ट्रायम्फ्स और ट्रिब्यूलेशंस की एक टेपेस्ट्री है। शानदार महलों से लेकर युद्ध से घायल किलों तक हर पत्थर बीते जमाने की कहानियां कहता है। यहाँ इतिहास सिर्फ किताबों में दर्ज नहीं है, ये जमीन के हर कण में बसा हुआ है। जैसे जैसे हम अतीत की इन यादों में सफर करते हैं, हमें उस रेजिलियंस और स्पिरिट का पता चलता है जिसने इस अद्भुत देश को आकार दिया है। तो चलिए और गहराई में जाते हैं और उस ग्रैंडर और डिक्लाइन को एक्सप्लोर करते हैं जिसने भारत के समृद्ध इतिहास को परिभाषित किया है। यूरोपियन ताकतों का आना भारत के इतिहास में एक नया अध्याय था, उपनिवेशवाद और प्रतिरोध का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल स्थापित किया, जिससे व्यापक शोषण और सांस्कृतिक उथल-पुथल मची। फिर भी प्रतिरोध की भावना कभी कम नहीं हुई। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता उभरे, जिन्होंने देश को अहिंसक स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से आगे बढ़ाया। भारत छोड़ो आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जनता को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद भारत ने 15 अगस्त 1947 को आजादी हासिल की। आजादी के साथ देश बनाने का बहुत बड़ा काम आया। इंडिया ने एक डेमोक्रेटिक सिस्टम अपनाया, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन न्याय, स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों पर आधारित था। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन का सपना देखा। अलग अलग तरह के लोगों को एक करने और सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस से निपटने के प्रयास किए गए। ग्रीन रेवोल्यूशन ने खेती बाड़ी को बदल दिया और सेल्फ रिलायंस की पॉलिसीज ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा दिया। इन सब के बीच एकता और रेजिलियंस की भावना चमकती रही और देश की एक नई पहचान बनी। आगे के दशकों में भारत ने कई क्षेत्रों में अच्छी तरक्की की। आईएसआरओ के नेतृत्व में अंतरिक्ष कार्यक्रम ने बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की, जैसे कि मंगलयान मिशन। आईटी इंडस्ट्री एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरी, जिससे आर्थिक विकास और नवाचार को बढ़ावा मिला। लेकिन चुनौतियां बनी रही। गरीबी, भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानता पर लगातार ध्यान देने की जरूरत थी। इन मुद्दों को हल करने के लिए आर्थिक सुधार, सामाजिक कल्याण कार्यक्रम और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने की पहल की गई। इन सब के बावजूद प्रगति और विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता मजबूत रही। आज इंडिया अपने लोगों के अदम्य उत्साह का जीता जागता सबूत है। एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, एक थ्राइविंग इकोनॉमी और एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ये सब मिलकर इस देश को बनाते हैं। अपने नागरिकों की रेजिलियंस और एडेप्टेबिलिटी ही इंडिया को आगे बढ़ाती रहती है। पुरातन परंपराओं से लेकर कटिंग एज टेक्नोलॉजी तक इंडिया का सफर पुराने और नए का मेल है। जैसे जैसे देश भविष्य की ओर देखता है, अतीत के सबक और वर्तमान की एस्पिरेशंस उसकी राह दिखाते हैं। इंडिया की कहानी परसिवियरेंस, इनोवेशन और एक अटूट सेमानगाट की है, जो दुनिया को इंस्पायर करती रहती है।